दिल्ली की दिसंबर वाली रातों में ठंड सिर्फ शरीर नहीं काटती, वो यादें भी जमा देती है। हवा में एक ऐसी सख्ती होती है कि सांस बाहर निकलते ही धुएं सी बन जाती है और उंगलियों की नसें जैसे पत्थर हो जाएं। उसी दिल्ली में क्रिसमस ईव की रात इंडिया गेट से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा पार्क था। दिन में बच्चों की हंसी से भरा और रात में वीरान। पेड़ों की शाखों पर ओस जमकर सफेद धागों जैसी लग रही थी। दूर सड़क पर कभी कभी कोई कार निकलती और फिर सब फिर से खामोश। रोज थॉम्पसन उसी पार्क की एक लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। उम्र 72 साल। कंधों पर पतला सा स्वेटर, घुटनों पर पुरानी साड़ी का एक किनारा और गले में एक फीकी सी मफलर जो कई साल पहले किसी सस्ते स्टॉल से खरीदी गई थी। उसके हाथों की त्वचा कागज जैसी पतली हो चुकी थी। नाखूनों के पास नीला रंग उभर रहा था। उसकी सांसें छोटी छोटी थीं, जैसे फेफड़े भी ठंड से सिकुड़ गए हों। रोज को ये पार्क पहली बार नहीं लगा था। वो यहाँ कई बार आई थी, पर कभी इस तरह नहीं। पहले जब उसका पति टॉम जिंदा था, तो कभी कभी दोनों यहाँ शाम को टहलते थे। टॉम की चाल धीमी थी, पर हंसी गहरी। वो रोज के हाथ में हाथ डालकर कहता, देखो, दुनिया कितनी भागती है, पर पेड़ नहीं भागते। जो ठहर जाता है, वही असली बात समझता है। आज टॉम नहीं था। टॉम की जगह रोज के पास सिर्फ ठंड थी और एक खालीपन जो किसी भी कंबल से नहीं ढकता। वो बेंच पर कई घंटे से बैठी थी। पहले उसने सोचा था, बस थोड़ी देर बैठूंगी, दिमाग शांत होगा, फिर घर लौट जाऊंगी। पर घर घर शब्द ही अब चुभता था। उसका छोटा सा फ्लैट, पुरानी दीवारें, हल्की सी सीलन की गंध और वो छोटी सी नकली क्रिसमस ट्री जिस पर 10-12 लाइटें टिमटिमाती थीं, जैसे हिम्मत का आखिरी प्रयास। उसी घर में आज शाम उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद सजाई थी, अपनी बेटी के लिए। उसकी बेटी नताली, 45 साल की, तेज पढ़ी लिखी, शहर के बड़े दफ्तरों में उठने बैठने वाली। रोज जब भी मेरी बेटी कहती, उसकी आवाज में गर्व होता। उसने हमेशा कहा था, मैंने उसे बड़ा आदमी बनाने के लिए सब किया। और सच भी यही था। टॉम के जाने के बाद रोज ने कमर तोड़ मेहनत की। कभी कपड़े सिलने का काम, कभी किसी के घर सफाई, कभी किसी छोटे रेस्टोरेंट में बर्तन। जो मिला उसने किया। उसने अपनी शादी की अंगूठी तक बेच दी थी ताकि नताली की फीस भर सके। वो अंगूठी टॉम की याद थी, पर नताली का भविष्य रोज के लिए उससे भी बड़ा था। उसने सोचा था, बेटी सफल हो जाएगी तो माँ की हर तकलीफ का मतलब बन जाएगा। आज सुबह रोज जल्दी उठी थी। धूप खिड़की के पतले पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी और उस धूप में धूल के कण तैर रहे थे, जैसे छोटे छोटे सितारे। रोज ने मन में कहा था, आज सब ठीक होगा। महीनों बाद नताली आने वाली थी, क्रिसमस पर। रोज ने अपने पुराने कपड़े सबसे अच्छे वाले चुनकर पहने, बालों को जितना हो सका सलीके से बांधा और अपनी छोटी सी रसोई को जैसे त्योहार बना दिया। एक दो लाल रिबन उसने पास की दुकान से लिए थे, सस्ते, पर उसे लगा, रंग तो रंग होता है। उसने मेज पर अपनी सबसे अच्छी प्लेटें रखीं, जिन पर सालों की हल्की हल्की दरारें थीं, पर उन्हें देखकर रोज को पुराने दिन याद आते थे। उसने नताली के पसंद का खाना बनाने की कोशिश की। पहले नताली को रोस्ट चिकन और आलू पसंद थे। रोज ने वही किया। आखिरी $20, यानी उसके लिए एक हफ्ते की दवा और जरूरत का हिस्सा, उसने मसाले, चिकन और थोड़ी मिठाई पर खर्च कर दिया। उसने ये सोचकर किया कि बेटी आएगी, एक बार पेट भर खाएगी, मुस्कुराएगी। बस वही तो चाहिए। दोपहर होते होते घर में खाने की खुशबू फैलने लगी। रोज धीमे धीमे क्रिसमस के पुराने गीत गुनगुनाती रही। उसे याद था, जब नताली छोटी थी तो कैसे वो कुर्सी पर चढ़कर रसोई में झांकती थी और कहती थी, मम्मी, मुझे भी करने दो। रोज हंसकर उसे आटा गूंथने देती और फिर उसकी छोटी छोटी उंगलियां आटे में गड़बड़ करती। रोज उसे डांटती भी, फिर चूम लेती। वो दिन गरीब थे, पर गर्म थे। आज दिन अमीर दिखते थे, पर ठंडे। शाम 4 बजे रोज ने घड़ी देखी, 5 बजे फिर देखी। 6 बजे तक उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने दरवाजे के पास बैठकर कई बार कान लगाया। फिर आखिरकार घंटी बजी। रोज का चेहरा खिल गया। वो जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़ी, जैसे किसी ने उसे फिर से युवा कर दिया हो। नताली दरवाजे पर खड़ी थी,
महंगी कोट, एड़ी वाले जूते, डिजाइनर पर्स। उसकी खुशबू भी अलग थी, परफ्यूम जैसी। रोज ने उसे देखकर कहा, मेरी क्रिसमस बेटा, और दोनों हाथ फैलाए। पर नताली के चेहरे पर मुस्कान बस 1 सेकंड रही। उसने भीतर कदम रखा और उसकी आंखें कमरे को नापने लगीं, जैसे कोई इंस्पेक्शन हो। मॉम, ये जगह, उसने नाक सिकोड़कर कहा, ये पहले से भी छोटा लग रहा है। रोज का हाथ हवा में ही ठहर गया। छोटा तो है, पर अपना है, रोज ने धीमे कहा। आओ, बैठो, खाना। नताली ने जूते उतारे, पर उसकी चाल में अपनापन नहीं था। उसने दीवार की तरफ देखा, टेबल की तरफ देखा, और फिर जैसे तंज में बोली, तुम अब भी यही खाना बनाती हो? चिकन और आलू? तुम जानती हो, मैं अब ऑर्गेनिक खाती हूँ, मॉम। रोज ने हंसी को जबरदस्ती पकड़े रखा। मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले तो तुम्हें बहुत पसंद था। नताली कुर्सी पर बैठी, फोन स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं और बिना ऊपर देखे बोली, पहले मैं बच्ची थी, अब मेरी लाइफ अलग है। रोज ने प्लेट लगाई। उसने नताली के लिए सबसे बड़ा हिस्सा रखा, जैसे पुराने जमाने में करती थी। उसने सोचा, खाएगी तो खुश होगी। पर नताली ने बस 1-2 बाइट लिए, फिर चेहरा बिगाड़कर बोली, ये आलू बहुत सॉफ्ट हैं, और ये ग्रेवी, थोड़ा नमक ज्यादा है। रोज को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की रोशनी कम कर दी हो, पर उसने फिर भी कहा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। छोड़ो। नताली ने प्लेट पीछे सरकाई। मॉम, सच कहूं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रोज का गला सूख गया। क्यों? नताली ने चारों तरफ देखा। ये सब शर्मिंदा करता है। तुम जानती हो मैं किस तरह के लोगों में उठती बैठती हूँ। मेरे दोस्त, मेरे रोज ने धीरे से पूछा। तुम्हारे दोस्त क्या? नताली ने छिड़कर कहा। मेरे दोस्त पूछते हैं तुम्हारे बारे में, और मैं क्या कहूँ कि मेरी माँ एक पुराने अपार्टमेंट में रहती है, जहाँ हीटर भी ठीक से नहीं चलता। रोज ने एक पल के लिए अपनी उंगलियों को देखा। वो उंगलियां, जिन्होंने हजारों बर्तन मांजे थे, कपड़े धोए थे, सिलाई की थी। उसने मन में कहा, ये उंगलियां शर्म है? फिर भी उसने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है बस। नताली की आंखें तेज हो गईं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी गरीब वाली बातें, तुम्हारी पुरानी यादें, ये सब मुझे पीछे खींचती हैं। रोज ने कोशिश की कि बात बदल जाए। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? सुना है तुम अब पार्टनर बन गई हो। नताली के चेहरे पर एक पल के लिए गर्व आया। हाँ, मैं पार्टनर बनी, और अगले महीने मेरी सगाई भी है। रोज के भीतर खुशी की लहर दौड़ी। सगाई? ओ मेरे भगवान, किससे? कब? तुमने बताया क्यों नहीं? नताली ने सांस ली, जैसे अब असली बात कहनी हो। उसका नाम क्रिस्टोफर है। उसका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत इज्जतदार। रोज ने कहा, तो मुझे मिलाओ बेटा। मैं कितनी खुश हूं। नताली की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। नहीं मॉम, तुम नहीं मिलोगी। रोज हक्की बक्की रह गई। क्यों नहीं? नताली ने धीमे पर काट कर कहा, क्योंकि क्रिस्टोफर को नहीं पता कि तुम मौजूद हो। रोज को लगा जैसे कमरे की हवा खत्म हो गई हो। क्या मतलब? नताली ने टेबल पर उंगली से हल्का टैप किया। मैंने कहा था, मेरे पेरेंट्स बहुत पहले चले गए। रोज का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मुझे, नताली ने आंखें घुमाई। मॉम, ये सब ड्रामा मत करो। समझो, मेरे लिए आसान था। उनके पास स्टैंडर्ड्स हैं, उनका समाज अलग है। वो रुक गई, और फिर उसने वही शब्द कहा जो किसी बेटी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तुम मेरी इमेज खराब कर देती। रोज का दिल जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिया। उसने सोचकर बोला, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैं अच्छे कपड़े। नताली हंसी। वो हंसी रोज को सबसे ज्यादा चुभी। मॉम, बात कपड़ों की नहीं, बात क्लास की है, तरीके की है। तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से मेल नहीं खाती। रोज ने कांपते हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट उठाया। उसने उसे काउंटर के नीचे छिपाया था, ताकि सरप्राइज रहे। मैंने तुम्हारे लिए ये लिया, क्रिसमस गिफ्ट। नताली ने पैकेट को ऐसे देखा जैसे वो कोई बोझ हो। क्या है? एक छोटा सा लॉकेट, रोज ने कहा। हमारी फोटो? नताली ने उसे खोला भी नहीं। उसने उसे टेबल पर रख दिया, जैसे कोई रसीद रखता है। मॉम, मैं साफ कह देती हूँ, ये जो तुम्हारी फैंटेसी है ना कि हम पुराने जैसे हो जाएंगे, ये खत्म करो। मेरी नई लाइफ है, और उसमें
तुम्हारे लिए जगह नहीं है। रोज की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारे लिए। नताली ने बीच में काट दिया। तुमने जो किया वो तुमने अपने हिसाब से किया, पर मेरी जिंदगी, मेरी मेहनत, मेरी पहचान, मैं उसे किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकती। रोज ने धीरे से कहा, क्रिसमस है बेटा। आज तो। नताली ने कुर्सी पीछे खींची और आवाज में गुस्सा आ गया। क्रिसमस, क्रिसमस, तुम हर चीज को इमोशनल बना देती हो। तुम समझती क्यों नहीं? मैं मैं उस गरीबी से निकली हूं और मैं वापस नहीं जाना चाहती। रोज ने जैसे आखिरी उम्मीद से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हूं? नताली ने एक पल चुप रहकर कहा, तुम बुरी नहीं, पर तुम बोझ हो। और फिर वो लाइन जिसने रोज को भीतर से तोड़ दिया। कभी कभी मैं चाहती हूं तुम बस गायब हो जाओ। रोज के कानों में शब्द गूंजने लगे। गायब, जैसे वो इंसान नहीं, समस्या हो। रोज ने उस पल टॉम की तस्वीर की तरफ देखा जो दीवार पर लगी थी। उसे लगा टॉम भी कुछ कह नहीं पा रहा। कमरे की लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे उनकी भी हिम्मत टूट रही हो। नताली ने अपना कोट उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोज ने पीछे से कहा, कहाँ जाओगी? नताली ने बिना मुड़े कहा, क्रिस्टोफर के परिवार के पास हैम्पटन में घर है, वहीं क्रिसमस मनाते हैं लोग जिनके पास क्लास होती है। और फिर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस धमाके के बाद रोज के घर में जो सन्नाटा आया, वो किसी कब्र जैसा था। रोज कुछ देर तक खड़ी रही, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। टेबल पर खाना पड़ा था, कटलरी की हल्की सी चमक। गिफ्ट रखा था, अनखुला, अनचाहा। उसने एक चम्मच उठाया, पर हाथ कांप गया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर प्लेट में मिल गए। वो उठी, खिड़की के पास गई। बाहर सड़क पर लोग हंसते हुए जा रहे थे। कहीं से जिंगल बेल्स की धुन आ रही थी। रोज ने खुद से कहा, शायद वो गुस्से में थी, कल फोन करेगी। लेकिन फोन नहीं बजा। समय धीरे धीरे चला। रोज ने हीटर चालू किया, पर उसने आधी सी गर्म हवा दी और फिर बंद हो गया। उसने स्वेटर और मफलर पहनी। उसे सांस घुटने सी लगी, जैसे दीवारें पास आ रही हों। उसने टॉम का पुराना कोट ढूंढा, वही जो टॉम फिशिंग पर पहनता था। उसे पहनकर थोड़ी गर्मी मिली और थोड़ी याद। मैं बाहर थोड़ी हवा ले आती हूँ, उसने अपने आप से कहा। सच में वो हवा लेने नहीं जा रही थी। वो बस उस घर से निकलना चाहती थी जहां हर चीज आज ताना बन गई थी। वो पैदल चलती हुई पार्क तक आ गई। रास्ते में क्रिसमस की सजावट थी, कुछ दुकानों पर रोशनी, कुछ चौराहों पर ट्रैफिक। लोग हाथों में गिफ्ट बैग लिए जा रहे थे। किसी के साथ कोई था, किसी के साथ हंसी। रोज के साथ सिर्फ उसकी परछाई थी। पार्क में आकर वो बेंच पर बैठ गई। पहले उसने सोचा, बस 10 मिनट, पर दिमाग में नताली के शब्द घूमते रहे। बोझ, गायब हो जाओ, रोज ने खुद से कहा। मैंने क्या गलती की? उसने याद किया। उसने तो हर चीज बेटी के लिए की थी। वो कैसे शर्म बन गई? उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न होने लगीं। तभी उसने देखा, थोड़ी दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उम्र शायद 60 के आसपास। कपड़े फटे नहीं थे, पर पुराने और बेतरतीब थे। उसके बाल बिखरे थे। वो कांप रहा था, जैसे शरीर में जान बची हो पर गर्मी नहीं। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे मदद मांगना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा। रोज ने 1 सेकंड के लिए नजरें हटा लीं। उसके पास खुद कुछ नहीं था, और फिर भी उसके भीतर कहीं से आवाज आई, अगर कोई ठंड से कांप रहा है तो देखना ही बहुत है। वो उठी। उसके घुटनों में दर्द था, पर वो उसके पास गई। बेटा, रोज ने कहा, तुम ठीक हो? आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में थकान थी और एक अजीब सी शर्म। मुझे बस थोड़ी गर्मी चाहिए, उसने कहा, आवाज धीमी, जैसे किसी ने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी हो। रोज ने बिना सोचे अपना टॉम वाला कोट उतारा। वो उसका सबसे गर्म कोट था, और सबसे प्यारी याद भी। उसने उसे आदमी के कंधों पर डाल दिया। ये ले लो, रोज ने कहा, तुम कांप रहे हो। आदमी ने कोट पकड़ते हुए कहा, आप आप खुद? रोज ने हल्की मुस्कान बनाई। मैं संभाल लूंगी। आदमी की आंखों में कुछ चमका, आभार और शायद हैरानी। आपका नाम? रोज, उसने कहा। रोज थॉम्पसन। आदमी ने सिर हिलाया। धन्यवाद, रोज। फिर वो तेज कदमों से अंधेरे में चला गया। रोज कुछ देर उसे देखती रही, फिर वापस अपनी बेंच पर आ बैठी। अब उसके पास स्वेटर था, पर कोट नहीं।
हवा तेज हो चुकी थी। ठंड ने जैसे मौका पकड़ लिया। रोज ने हाथों को अपने शरीर से लपेटा। उसने कहा, भगवान, बस थोड़ी देर। मिनट घंटों में बदलने लगे। पार्क और ज्यादा खाली लगने लगा। उसकी सांसों की आवाज उसे खुद डराने लगी। उंगलियां सुन्न, पैरों की उंगलियां जैसे गायब। ठंड एक बिंदु पर दर्द नहीं रहती, वो सुन्न कर देती है। और वो सुन्नपन डरावना होता है, क्योंकि उसमें चेतावनी नहीं होती। रोज ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे नताली की बचपन की तस्वीरें दिखने लगीं। नताली का पहला स्कूल, पहली ट्रॉफी, वो दिन जब नताली ने कहा था, मम्मी, मैं बड़ी होकर आपको बड़ा घर दिलाऊंगी। रोज ने भीतर ही भीतर कहा, वो बच्ची कहाँ गई? उसकी पलकें भारी होने लगीं। दिमाग धुंधला। उसे लगा जैसे बेंच नरम हो गई हो। उसने खुद को झकझोरा। नहीं, सोना नहीं। फिर भी शरीर जवाब देने लगा। ठंड में शरीर एक समय पर हार मानता है। रोज ने दूर कहीं इंजन की धीमी सी गड़गड़ाहट सुनी, पर उसका दिमाग उसे सपना समझ बैठा। रोशनी की एक झलक, फिर अंधेरा। वो पल भी आया जब उसे लगा, शायद यही आखिरी रात है। और तभी सच में इंजन पास आने लगे। पार्क में अचानक 5 गाड़ियां घुसीं। काली, चमकदार, भारी। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। रोज की आंखें खुलीं, पर रोशनी इतनी तेज थी कि उसे सब सफेद दिखने लगा। गाड़ियां उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर रुक गईं, जैसे किसी फिल्म का सीन। दरवाजे खुलने की क्लिक आवाज आई। फिर बर्फ पर जूतों की खड़खड़ाहट। काले सूट में आदमी, कान में ईयरपीस, हाथ में कुछ कुछ। कोई उसके पास आया, पर रोज डर के मारे बोल नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये सब मेरे लिए? बीच वाली गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और एक आदमी उतरा। रोज ने आंखें झपकाईं। दिल ने जोर से धक्का मारा। वही आदमी, वही जिसने उसका कोट लिया था। पर अब उसकी चाल में कांपना नहीं था। उसके कपड़े किसी अमीर आदमी जैसे थे, बाल सजे हुए, चेहरे पर वही आंखें, पर अब उनमें ताकत थी। उसके कंधों पर रोज का कोट नहीं, एक महंगा काला कोट था। और फिर भी रोज को लगा कि ये वही शख्स है। वो धीरे धीरे रोज की तरफ आया। रोज उठने की कोशिश करने लगी, पर पैर साथ नहीं दे रहे थे। उसने बेंच को पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। आदमी ने नरमी से कहा, कृपया उठिए मत। उसकी आवाज में अब भी दया थी, पर पहले जैसी बेबसी नहीं। रोज ने मुश्किल से कहा, आप? आदमी थोड़ा झुका, जैसे सम्मान दे रहा हो। मिसेस रोज थॉम्पसन? रोज सन। आपको मेरा नाम कैसे? वो हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में उदासी थी। मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको गर्म करना जरूरी है। उसने इशारा किया। 2 आदमी तुरंत आगे आए। किसी ने मोटा कंबल रोज के कंधों पर रखा, किसी ने गरम कप उसके हाथों में दिया। रोज ने पहली घूंट ली और उसकी जीभ पर मिठास आई। उस मिठास के साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि ठंड से ज्यादा उसे आज रात इंसानियत ने छुआ था। आदमी बेंच के पास बैठा, थोड़ा दूरी रखकर, ताकि रोज डरे नहीं। आज रात आपने मुझे बचाया, उसने कहा। रोज ने थरथराते होठों से कहा, मैंने बस बस इंसानियत दिखाई। उसने पूरा किया। और वो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। रोज ने उसकी तरफ देखा। आप असल में कौन हैं? आदमी ने एक पल के लिए पार्क की वीरानी को देखा, फिर रोज की आंखों में सीधे देखा। मेरा नाम थियोडोर ब्लैकवेल है। रोज के लिए नाम अनजान था, पर तरीके से साफ था। ये आदमी साधारण नहीं। उसके साथ खड़े लोग एकदम सतर्क थे। उनकी आंखें चारों तरफ, जैसे वो किसी बहुत बड़े आदमी की सुरक्षा कर रहे हों। थियोडोर ने धीमे से पूछा, आप यहाँ क्रिसमस की रात अकेली क्यों हैं? ये सवाल रोज के सीने में फिर से तीर बनकर घुसा। कंबल की गर्मी उसके शरीर में फैल रही थी, पर दिल में ठंड पड़ी थी। रोज ने नीचे देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी बेटी, रोज ने कहा, और शब्द बीच में ही टूट गया। थियोडोर का चेहरा गंभीर हो गया। आपकी बेटी? रोज ने हिम्मत करके कहा। उसने मुझे छोड़ दिया। थियोडोर ने कुछ नहीं कहा, पर उसके जबड़े की लाइन खड़ी हो गई। रोज को पहली बार लगा कि ये आदमी सिर्फ अमीर नहीं, अंदर से भी कुछ बहुत टूटा हुआ है, और शायद इसी वजह से वो आज रात यहाँ था। थियोडोर ने रोज के कांपते हाथों की तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, आप मुझे सब बताइए, शुरुआत सुबह से।
मैं सुनना चाहता हूं कि एक माँ इस हालत में यहां कैसे पहुंची। रोज ने सांस ली और उसी सांस के साथ उसने तय किया कि वो आज पहली बार अपनी कहानी किसी ऐसे इंसान को बताएगी जो उसे बोझ नहीं समझेगा। पार्क की हवा अब भी ठंडी थी, पर रोज के ऊपर कंबल था और बगल में एक अजनबी था जो शायद अजनबी नहीं रहा था। और दूर दिल्ली की सड़क पर क्रिसमस की रोशनी अब भी जल रही थी, जैसे कह रही हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली मोड़ शुरू हुआ है। रोज ने एक लंबी सांस ली। गर्म कप में से भाप उठ रही थी और कंबल के भीतर उसके कंधों में धीरे धीरे जान लौट रही थी। मगर दिल दिल अब भी उसी दरवाजे पर अटका था जो नताली ने जोर से बंद किया था। पार्क की रोशनी पीली थी। ठंडी हवा हर कुछ मिनट में कंबल के किनारे से अंदर घुसने की कोशिश करती और दूर पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे किसी पुराने गाने की उदास धुन पर थिरक रही हों। थियोडोर उसके सामने नहीं, उसके बगल में बैठा था, जानबूझकर थोड़ी दूरी पर, ताकि रोज को लगे कि वो उसे घेर नहीं रहा, बस साथ दे रहा है। उसके इर्द गिर्द खड़े काले सूट वाले लोग किसी परछाई की तरह चौकन्ने थे। किसी की हथेली में फोन चमकता, कोई कान में ईयरपीस छूकर धीमे से कुछ सुनता, लेकिन सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकती, रोज पर, जैसे इस ठंडी रात में सबसे कीमती चीज वही हो। मुझे सब कुछ बताइए, थियोडोर ने फिर से कहा। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, केवल आग्रह था। एक एक बात, ताकि मैं समझ सकूं और ताकि आप भी अपने भीतर का बोझ हल्का कर सकें। रोज ने सिर हिलाया। मैंने आज दिन भर यही चाहा कि कोई एक इंसान बस सुन ले, उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि जब आपकी अपनी बेटी आपके शब्दों को कूड़ा समझ दे, तो लगता है आपकी आवाज ही बेकार है। थियोडोर की आंखें एक पल के लिए नीचे झुकीं। मैं सुन रहा हूं, उसने बस इतना कहा। रोज ने शुरुआत सुबह से नहीं की, बल्कि उस पल से की जब नताली ने तुम मेरे लिए शर्म हो कहा था। शायद इसलिए कि वही वाक्य उसके अंदर अब भी गूंज रहा था। वो मेरे घर में आई, रोज ने कहा, और जैसे ही उसने कदम रखा, उसके चेहरे पर वो नफरत थी जो कोई अपने दुश्मन के लिए रखता है। मुझे समझ नहीं आया कि बेटी अपनी माँ को ऐसे कैसे देख सकती है। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरे हाथ देखो, मैंने इन्हीं हाथों से उसे खिलाया। उसके बुखार में रात रात भर जागी। उसके स्कूल के कपड़े इन्हीं हाथों से सिले, और आज वही हाथ उसे बदबू लग रहे थे। हवा का एक झोंका आया। रोज ने कंबल को थोड़ा कस कर पकड़ा, फिर धीमे से बोली, मैंने उसके लिए खाना बनाया था। सोचा था एक बार उसका पेट भर जाएगा तो दिल नरम हो जाएगा। लेकिन नताली का दिल शायद बहुत पहले कहीं सख्त हो चुका था। थियोडोर ने बीच में कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी में एक अजीब सी सुरक्षा थी, जैसे रोज को बोलने की अनुमति मिल गई हो। उसने कहा कि उसके दोस्त पूछते हैं मेरे बारे में, रोज आगे बोली। और वो क्या बोले? कि उसकी माँ एक पुरानी सी जगह में रहती है, कि उसकी माँ लो क्लास है। ये शब्द ये शब्द मुझे नहीं आते, पर उसके मुंह से निकलते हैं। लो क्लास, थियोडोर ने धीरे से दोहराया, जैसे वो शब्द उसे भी चुभ गया हो। रोज ने कड़वाहट के साथ सिर हिलाया। हाँ, और फिर उसने बताया कि वो सगाई कर रही है। थियोडोर की भौहें हल्की सी उठीं। और आपको खुशी हुई होगी, उसने कहा। बहुत, रोज ने तुरंत कहा। मैं तो जैसे फिर से जिंदा हो गई थी। मैंने सोचा, चलो, अब मेरी बेटी की जिंदगी बस गई। मैंने पूछा, मैं कब मिलूं? क्योंकि माँ का दिल कितना भी टूटा हो, वो खुशियां ढूंढ लेता है। उसके होंठ कांपने लगे और उसने कहा, तुम नहीं मिलोगी। थियोडोर के जबड़े की मांसपेशी खड़ी हुई। रोज ने देखा, पर उसने कुछ नहीं बोला। रोज ने खुद ही कहा, उसने कहा कि उसके होने वाले पति को नहीं पता कि मैं मौजूद हूं, क्योंकि उसने उसे बताया है कि उसके माता पिता नहीं रहे। ये बात कहते ही रोज की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचो, उसने कहा, आपकी बेटी आपकी सांसों को, आपकी मौजूदगी को दुनिया से मिटा दे, सिर्फ इसलिए कि उसे शर्म है। थियोडोर ने बहुत धीरे से पूछा, उसने आपको ये कब बताया? आज, रोज ने कहा, क्रिसमस की शाम, जब मैं उसके लिए खाना परोस रही थी। थियोडोर ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुद को शांत कर रहा हो।
फिर उसने अपनी आवाज संभाल कर कहा, आगे? रोज ने निगल कर कहा। मैंने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक लॉकेट, हमारी फोटो वाला। मैं चाहती थी कि वो याद करे कि वो कभी मेरी बाहों में हंसी थी। और? थियोडोर ने कहा। रोज ने एक छोटा सा कड़वा हंसी निकाली, ऐसी हंसी जो रोने से भी ज्यादा दुखी होती है। उसने खोला भी नहीं, टेबल पर रख दिया, जैसे कोई पुराना बिल रख दिया हो। फिर बोली, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं। थियोडोर की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, गुस्सा नहीं, दर्द। और तब आप बाहर निकली? रोज ने सिर हिलाया। मैं कुछ देर तो वहीं बैठी रही। खाना ठंडा होता गया, लाइटें टिमटिमाती रहीं और मेरे भीतर कुछ बुझता गया। फिर मैंने हीटर चलाया, वो बंद हो गया। कमरे में घुटन सी होने लगी और मुझे लगा अगर मैं यहां रही तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। रोज ने अपने हाथों से हवा में एक छोटा सा घेरा बनाया, जैसे वो उस घुटन को दिखा रही हो। मैं बाहर निकली, बस चलती गई। मुझे नहीं पता मैं पार्क तक कैसे आई। मेरे पैर अपने आप चलते रहे। थियोडोर ने धीरे से कहा, और रास्ते में लोग थे, रोज ने कहा, हंसते हुए। किसी के हाथ में केक का डिब्बा, किसी के हाथ में गिफ्ट बैग, कोई किसी को गले लगा रहा था। और मैं ऐसे चल रही थी जैसे मैं भीड़ में दिखाई ही नहीं देती। उसने एक पल रुक कर कहा, शायद यही बात थी। नताली भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। जैसे मैं अदृश्य हो जाऊं तो उसकी जिंदगी आसान हो जाए। थियोडोर ने कुछ सोचा। रोज, उसने बहुत नरमी से कहा, मुझे पता है ये कहना आसान है, पर आपका अस्तित्व किसी की सुविधा का बोझ नहीं है। आप इंसान हैं। रोज की आंखें भर आईं। वो ऐसे शब्द सुनने की भूखी थी। फिर उसने वह हिस्सा बताया जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती थी। क्यों उसने अपना आखिरी कोट दे दिया। मैं बेंच पर बैठी थी, रोज बोली, और ठंड बढ़ रही थी। फिर मैंने उसे देखा, वही आदमी जो कांप रहा था। थियोडोर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। रोज ने कहा, वो वो सच में बहुत ठंडा लग रहा था। उसकी आंखों में वो डर था जो मैंने अस्पताल में टॉम की आंखों में देखा था। जब आदमी समझ जाता है कि शरीर हार रहा है। थियोडोर ने धीरे से पूछा, आपने उसे पहले से देखा था? नहीं, रोज ने कहा, पहली बार। पर उसके कांपते हाथ देखकर मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैं सोच भी नहीं पाई। मैं बस उठी और अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया। थियोडोर ने एक पल के लिए अपनी हथेलियों को देखा, जैसे वो उसी कोट की गर्मी को याद कर रहा हो। उस वक्त आप नहीं जानती थीं कि मैं कौन हूं, उसने धीमे से कहा। नहीं, रोज ने कहा, मैंने बस एक ठंडे इंसान को देखा। थियोडोर ने बहुत हल्का सिर हिलाया। और यही यही बात मुझे तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है, उसने कहा, क्योंकि लोग अब किसी को इंसान नहीं देखते। वो स्टेटस देखते हैं, कपड़े देखते हैं, गाड़ी देखते हैं। रोज ने हंसते हुए रो दिया। मेरी बेटी भी गाड़ी देखती है, उसने फुसफुसाया। थियोडोर ने पहली बार अपनी सीट बदलकर थोड़ा आगे झुककर कहा, रोज, मैं आपको अपनी कहानी का छोटा सा हिस्सा बताऊं, ताकि आप समझें कि मैं आज रात वहां क्यों था। रोज ने सिर हिलाया। थियोडोर ने सांस ली। मेरी पत्नी 8 साल पहले चली गई, कैंसर। रोज की आंखें नरम हो गईं। टॉम भी। थियोडोर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, पर उसने समझ लिया। उसके जाने के बाद, थियोडोर बोला, मैंने घर को बड़ा रखा, लेकिन घर के भीतर की गर्मी चली गई। बच्चों को मैंने पैसा दे दिया, समय नहीं दे पाया। अब वो बड़े हैं और मुझे एक आदमी नहीं, एक एटीएम समझते हैं। उसने एक कड़वी मुस्कान दबाई। मेरा बेटा कंपनी के पैसों को ऐसे उड़ाता है जैसे वो हवा हो। मेरी बेटियां अपने ही नाम पर लड़ती हैं। और मैं एक दिन उठा और मुझे लगा मैंने पूरी दुनिया जीत ली, पर अपने घर में हार गया। रोज ने बहुत धीरे से कहा, पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता। थियोडोर ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे वही वाक्य चाहिए था। हाँ, उसने कहा, और जब ये समझ आता है तो आदमी बहुत अकेला हो जाता है। थियोडोर ने अपनी नजरें पार्क के खाली रास्ते पर डालीं। मैंने खुद से कहा, अगर मैं सच में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं, तो क्या मैं इंसानियत ढूंढ भी नहीं सकता? मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को उस जगह रखूं जहां लोग मुझे पहचाने नहीं, और देखूं कि क्या कोई दया बची है। रोज ने फुसफुसाया,
आपने खुद को गरीब बनाकर लोगों को परखा? थियोडोर ने सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ गरीब नहीं, लाचार। ऐसा इंसान जिसे लोग नजरअंदाज कर दें या उससे डरें, रोज ने धीमे से कहा। और लोगों ने? थियोडोर की आंखें खड़ी हो गईं। उन्होंने वही किया जो आपकी बेटी ने किया। शर्म, दूरी, ताना। कुछ ने हंसकर कहा, हट जा। किसी ने धक्का दिया, किसी ने वीडियो बना लिया। और मैं एक सेकंड के लिए डर गया कि शायद दुनिया सच में खत्म हो रही है। उसने रोज की तरफ देखा। फिर आप आईं और आपने बिना सवाल के अपना कोट दे दिया। रोज की आवाज बहुत छोटी हो गई। मैंने वो कोट टॉम की याद समझ कर रखा था, लेकिन उस रात मुझे लगा कि यादें बचें या जान, जान ज्यादा जरूरी है। थियोडोर ने धीमे धीमे सिर हिलाया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा निर्णय स्वीकार किया हो। रोज, उसने कहा, आपने मुझे सिर्फ गर्मी नहीं दी, आपने मुझे आईना दिखाया। रोज ने सवाल किया, और फिर आप वापस आए इन गाड़ियों के साथ? थियोडोर ने एक लंबी सांस ली। हाँ, क्योंकि जब मैं वहां से गया, मैं सीधा अपनी टीम के पास गया। मैंने कहा, इस औरत की डिटेल्स निकालो। रोज चौंकी। मेरी डिटेल्स? हाँ, थियोडोर ने कहा, क्योंकि मैं आपको ऐसे छोड़ नहीं सकता था। आप ठंड में मर जाती। और मैं वो नहीं बनना चाहता था जो बाकी लोग बने। रोज ने नीचे देखा। तो आपने मुझे खोजा? मैंने आपको खोजा, थियोडोर ने कहा। और उसी दौरान मुझे आपकी बेटी के बारे में पता चला। रोज का चेहरा फिर से कठोर हो गया। आपको सब पता चल गया? थियोडोर ने सिर हिलाया। काफी। उसने अपने एक आदमी की तरफ देखा। वो आदमी तुरंत आगे आया, फोन पर कुछ दिखाया, फिर पीछे हट गया। रोज ने देखा कि थियोडोर के चेहरे पर एक अलग तरह की सख्ती आ गई। वो अभी शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में है, थियोडोर ने कहा, अपने मंगेतर के साथ। और एक फोटो में वो मुस्कुरा रही है, जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं। रोज की सांस अटक गई। उसने मुझे? थियोडोर ने उसके शब्द नहीं पकड़े। उसने उसकी पीड़ा पकड़ी। रोज, उसने बहुत सीधा कहा, आप उसे हमेशा माफ कर देती हैं, इसलिए उसने सीखना बंद कर दिया। रोज ने तुरंत कहा, वो मेरी बेटी है, मैं उसे कैसे? थियोडोर ने नरमी रखी, पर बात नहीं छोड़ी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसे छोड़ दें, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी इज्जत वापस लें। रोज ने पहली बार इज्जत शब्द पर ध्यान दिया। उसके लिए इज्जत हमेशा बेटी की खुशी थी। खुद की इज्जत उसने कब चाही? थियोडोर ने आगे कहा, और इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं, उसे बदला मत समझिए। इसे सच का सामना समझिए। रोज ने डरते हुए पूछा, क्या करने जा रहे हैं? थियोडोर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नताली को एक मौका देने जा रहा हूं, सच बोलने का। और अगर वो सच से भागेगी, तो उसके झूठ के नतीजे उसे खुद झेलने पड़ेंगे। रोज ने बहुत धीमे कहा, वो टूट जाएगी। थियोडोर ने कहा, कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि इंसान फिर से सही आकार में बन सके। रोज को लगा वो वाक्य उसकी आत्मा के भीतर उतर गया। उसे खुद भी तो एक टूटने की ही जरूरत थी, पर नफरत के लिए नहीं, सच के लिए। थियोडोर ने अपने ड्राइवर की तरफ देखा। गाड़ी चलाओ, उसने कहा, हम उसे सीधे नहीं, समझदारी से सामना करवाएंगे। रोज घबरा गई। कहाँ जा रहे हैं? थियोडोर ने बहुत शांत स्वर में कहा, पहले आपको सुरक्षित जगह। डॉक्टर, गरम कमरा। रोज ने कहा, डॉक्टर? मैं रोज। थियोडोर ने पहली बार उसकी बात काटी, लेकिन बहुत सम्मान से। आप अभी अभी ठंड से मरने के कगार पर थीं। आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं। आपने आज बहुत कर दिया, अब आपको जीना है। रोज की आंखें फिर भर आईं। किसी ने इतने सालों में उसे जीना है नहीं कहा था। हमेशा वह दूसरों के लिए जीती रही। गाड़ी की एक सॉफ्ट सी आवाज आई। दरवाजा खुला। सूट वाले आदमी ने रोज का हाथ थामा, बड़े सम्मान से, जैसे वो कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि कोई रानी हो। रोज के पैरों में जान नहीं थी, फिर भी उसने खुद को उठाया। कंबल उसके कंधों पर था, और जब वो कार के अंदर बैठी, तो गर्मी उसके शरीर में ऐसे फैल गई जैसे किसी ने अंदर से अंगीठी जला दी हो। कार के अंदर की दुनिया अलग थी। सीटें नरम, हवा गरम, और एक हल्की सी खुशबू, साफ सुथरी। रोज को याद आया कि नताली ने आज उसके घर की बदबू पर ताना मारा था, और अब वह उसी शहर में, उसी रात, इस कार में बैठी थी जहां किसी ने उसकी गरीबी पर एक भी टिप्पणी नहीं की, सिर्फ उसकी हालत पर चिंता की। थियोडोर सामने वाली सीट पर बैठा,
और शीशे के बटन को दबाकर ड्राइवर से पार्टीशन बंद कर दिया। अब हम बात कर सकते हैं, उसने कहा। रोज ने कॉफी का एक घूंट लिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मिस्टर ब्लैकवेल, उसने कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? थियोडोर ने बिना झिझक कहा, क्योंकि आप उस दुनिया में अकेली थीं जहां कोई आपको देख नहीं रहा था, और आपने फिर भी अच्छाई चुनी। वो एक पल रुका, फिर जोड़ दिया, और क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों से अपनी जिंदगी में एक सच्चा इंसान ढूंढ रहा था, रोज ने कहा। लेकिन मैं तो बस एक बूढ़ी औरत। थियोडोर ने तुरंत कहा, नहीं, आप बस नहीं, आप वही हैं जिसकी वजह से दुनिया टिकती है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला। उस पर कुछ लिखा था। मैं आपको एक घर ऑफर करना चाहता हूं, उसने कहा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात साफ समझ लें। रोज ने सवालिया निगाह से देखा। थियोडोर ने कहा, आपकी बेटी जो भी करेगी वो उसके कर्मों का नतीजा होगा। आप दोषी नहीं हैं, आप सिर्फ माँ हैं, और माँ होना अपराध नहीं। रोज के भीतर कुछ भारी सा हल्का हुआ। वह पहली बार किसी और के मुंह से सुन रही थी कि गलती मेरी नहीं। थियोडोर ने आगे कहा, और अब मैं नताली को कॉल करवाऊंगा। रोज का दिल तेज हो गया। अभी? हाँ, थियोडोर ने कहा, क्योंकि रात अभी बाकी है, और कुछ सच सुबह तक नहीं टलने चाहिए। कार के बाहर दिल्ली की सड़कें गुजर रही थीं। लाइटें, दुकानों की चमक, ट्रैफिक के सिग्नल, और रोज के भीतर एक अलग तरह का डर, उस डर जैसा जो अस्पताल के बाहर रिपोर्ट का इंतजार करते हुए होता है। डर, पर साथ में उम्मीद भी, क्योंकि जो होने जा रहा था वो रोज की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता था। थियोडोर ने फोन उठाया। उसकी उंगलियां बहुत स्थिर थीं, जैसे वो किसी बिजनेस डील नहीं बल्कि किसी सच की डोर पकड़ रहा हो। डिटेक्टिव मर्फी, उसने कहा, आप तैयार हैं? ठीक, कॉल कीजिए। रोज ने पूछा, डिटेक्टिव? थियोडोर ने कहा, एक दोस्त। वो बस इतना बताएगा कि आपकी हालत गंभीर थी, बाकी सच है। रोज ने कॉफी का कप कसकर पकड़ा। और अगर नताली नहीं आई? थियोडोर ने बाहर देखते हुए कहा, तो वो अपनी सबसे बड़ी हार खुद चुन लेगी। फोन पर घंटी गई। 1, 2, 3, और फिर किसी ने उठाया। उधर से एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, जो रोज तुरंत पहचान गई। वही आवाज जो बचपन में मम्मी कहकर दौड़ती थी, और आज तुम बोझ हो कहकर चली गई थी। हेलो, मैं नताली थॉम्पसन बोल रही हूं। मुझे बताया गया कि मेरी माँ। रोज की सांस जैसे रुक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वो चाहती थी कि ये कॉल ना हो, और फिर भी वो चाहती थी कि ये कॉल हो, क्योंकि बिना इसके सब अधूरा था। थियोडोर ने बहुत शांत स्वर में कहा, हाँ मिस थॉम्पसन, आपकी माँ पार्क में थीं, ठंड से लगभग बेहोश। उधर से आवाज टूट गई। वो वो वहां कैसे? मैं थियोडोर ने उसी शांत पर सटीक तरीके से कहा, यही तो मेरा सवाल है। क्रिसमस की रात एक बुजुर्ग महिला अकेली पार्क में क्यों थी? लंबा सन्नाटा, और फिर रोने की आवाज। नताली रो रही थी, पर वो रोना पछतावे का था या डर का, रोज अभी नहीं जानती थी। रोज बस इतना जानती थी कि पहली बार उसकी बेटी की आवाज में कंट्रोल नहीं था, बस घबराहट थी। मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, नताली ने हकलाते हुए कहा। मैंने नहीं सोचा था। वो थियोडोर ने एक सांस ली। मिस थॉम्पसन, उसने कहा, आपकी माँ ने आज रात एक अनजान आदमी को अपना कोट दे दिया, क्योंकि वो ठंड में कांप रहा था, और खुद उसी ठंड में मरने के कगार पर चली गईं। उधर से नताली की आवाज बहुत धीमी हो गई। ये मेरी माँ ही कर सकती है, उसने कहा, और उस वाक्य में पहली बार प्यार की एक झलक आई, बहुत देर से खोई हुई। रोज की आंखों से आंसू बह गए। उसका दिल चाह रहा था कि वो फोन छीनकर बोले, मैं यहां हूं, पर उसे डर था कि उसकी आवाज सुनते ही नताली फिर से सख्त ना हो जाए। वो अभी उस सच के किनारे पर थी जहां से या तो इंसान गिरता है या बदलता है। थियोडोर ने कहा, आपको उनसे बात करनी है? नताली ने तुरंत कहा, हाँ, प्लीज, प्लीज। थियोडोर ने फोन रोज की तरफ बढ़ाया। रोज ने फोन पकड़ा, और उसकी हथेलियों में एक अजीब सी गर्मी और कंपकंपी एक साथ थी। वो कई सालों से अपनी बेटी से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उस पल उसके पास सिर्फ एक सवाल था,
क्या मेरा होना अब भी मायने रखता है? रोज ने धीरे से कहा। नताली उधर से सांस रुकी। माँ, नताली ने कहा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा। रोज के होंठ कांप रहे थे। उसने खुद को मजबूत किया। मैं जिंदा हूं, उसने कहा, और मैं आज रात बहुत ठंडी थी। नताली की सिसकियां तेज हो गईं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं रोज ने पहली बार अपनी बेटी को रोकते हुए कहा। रुको। एक छोटा सा शब्द, पर उसमें 70 सालों का दर्द और सम्मान था। अगर तुम सच में कुछ ठीक करना चाहती हो, रोज ने कहा, तो मुझे सबसे पहले सम्मान दो। मेरी मौजूदगी को छुपाओ मत। मुझे शर्म मत बनाओ। उधर से नताली ने रोते हुए कहा। मैं मैं डर गई थी। मैं अपनी सगाई, अपनी जिंदगी। रोज ने बहुत शांत पर बहुत साफ कहा। और मेरी जिंदगी? नताली, मैं भी इंसान हूं। मैं भी किसी की माँ हूं। उधर से सिर्फ सिसकियां थीं। और फिर नताली का टूटा हुआ वाक्य। मैं आ रही हूं, अभी। रोज का दिल धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि नताली सच में बदल रही है या बस डर के मारे दौड़ रही है। पर इतना तय था, आज रात पहली बार कहानी वापस रोज के हाथ में आ रही थी। थियोडोर ने फोन लिया, कॉल कट किया और रोज की तरफ देखा। अब, उसने कहा, आपको डॉक्टर दिखाना है। और फिर आप तय करेंगी कि आगे क्या होगा। कार आगे बढ़ती रही और दिल्ली की रात, जो थोड़ी देर पहले रोज के लिए अंत जैसी लग रही थी, अब एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई थी। कार की खिड़की के बाहर दिल्ली की सड़कें सरकती जा रही थीं। कहीं लाल हरे लाइट्स चमक रहे थे, कहीं दुकानों के बाहर क्रिसमस की झालरें झूल रही थीं, और कहीं कोई परिवार हंसता हुआ हाथों में गिफ्ट थामे चल रहा था। पर रोज के लिए शहर की ये रोशनी अब किसी त्योहार की नहीं लग रही थी। ये रोशनी उसे एक अदालत के कटघरे जैसी लग रही थी, जहां आज रात किसी को फैसला सुनना था। फैसला पैसे का नहीं, रिश्ते का। और सबसे बड़ी बात, सम्मान का। गाड़ी एक शांत आलीशान क्लिनिक के सामने रुकी। बाहर कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। दरवाजा खुलते ही दो लोग आगे आए, जैसे रोज कोई वीआईपी हो। रोज घबराई हुई थी। उसने कभी ऐसे अस्पताल नहीं देखे थे, जहां रिसेप्शन की मेज चमकती हो, हवा में हल्की सी खुशबू हो और हर चेहरा शांत हो। उसने धीरे से थियोडोर की तरफ देखा। मुझे इतना बड़ा इलाज नहीं चाहिए, उसने कहा, जैसे खुद को छोटा कर लेना उसकी आदत बन चुकी थी। थियोडोर ने बिना सख्ती के, पर बहुत दृढ़ता से कहा, आपको जो चाहिए वही मिलेगा, क्योंकि आज रात आपने सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी बचाया है। फिर उसने धीरे से जोड़ दिया, और मैं किसी का एहसान धन्यवाद कहकर खत्म नहीं करता, मैं उसे जिम्मेदारी समझता हूं। क्लिनिक के अंदर रोज को एक गर्म कमरे में बैठाया गया। नर्स ने उसके हाथों को धीरे धीरे गर्म किया, उसके पैरों पर गर्म पैड रखे, और डॉक्टर ने आकर उसका तापमान, पल्स और सांसें चेक कीं। डॉक्टर की आवाज प्रोफेशनल थी, पर आंखों में चिंता थी। हाइपोथर्मिया की शुरुआत थी, डॉक्टर ने कहा। थोड़ी देर और होती तो बहुत खतरनाक हो जाता। रोज ने आंखें बंद कर लीं। तो सच में मैं उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। थियोडोर ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। अब आप सुरक्षित हैं, उसने कहा। अब आप होने की इजाजत लें। कुछ समय बाद रोज को एक साफ, गर्म कपड़े पहनाए गए। नर्स ने उसके लिए सूप और चाय मंगवाई। वो चाय साधारण नहीं थी, जैसे किसी ने उसमें आराम घोल दिया हो। रोज ने चाय का कप दोनों हाथों से पकड़ा और पहली बार महसूस किया कि उसकी उंगलियों में फिर से जान लौट रही है। पर मन में जो ठंड थी, वो अब भी जमी थी, क्योंकि उसकी बेटी आने वाली थी। थियोडोर बाहर के लाउंज में गया और अपनी टीम को इशारे दिए। वो किसी बड़ी मीटिंग की तरह बात कर रहा था, पर उसकी आवाज धीमी थी। कोई ड्रामा नहीं, उसने साफ कहा। कोई मीडिया नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ सच और सिर्फ इज्जत। उसके लोग सिर हिलाते रहे। किसी ने कहा, सर, नताली की लोकेशन ट्रैक हो रही है। वो रेस्टोरेंट से निकल चुकी है। थियोडोर ने एक पल के लिए रुककर पूछा, अकेली या साथ? अकेली, आदमी ने कहा। मंगेतर वहीं है। उसे कॉल आया है, बात बिगड़ गई है। रोज ने ये वाक्य सुना तो उसका दिल कस गया। बात बिगड़ गई? उसने धीमे से पूछा, जैसे अपराध बोध तुरंत जाग उठे। थियोडोर ने उसकी तरफ देखा। रोज, उसने शांत स्वर में कहा, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने तो सिर्फ सच जिया है। अगर किसी का झूठ टूट रहा है तो वो झूठ की कमजोरी है।
आपके सच की नहीं। रोज के गले में गांठ पड़ गई। मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी। थियोडोर ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आप उसकी जिंदगी नहीं तोड़ रही हैं। आप उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई दिखा रही हैं। और सच कभी कभी दर्द देता है, पर वही ठीक भी करता है। थोड़ी देर बाद बाहर अचानक हलचल हुई। दरवाजे के पास तेज कदमों की आवाज आई। किसी ने रिसेप्शन पर जल्दी जल्दी बात की, और फिर एक आवाज जो रोज की रगों में सीधे उतर गई। माँ कहाँ है? नताली आ चुकी थी। रोज का शरीर जैसे फिर से ठंडा पड़ गया। उसके हाथों ने कप को इतना कस कर पकड़ा कि नाखून सफेद हो गए। उसने अपने भीतर उस छोटी नताली को ढूंढा जो मम्मी कहकर दौड़ती थी, पर सामने वाली नताली अब वहीं नहीं थी। कम से कम आज शाम तक तो नहीं थी। थियोडोर खड़ा हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा और अपने एक आदमी को इशारा किया। उसे अंदर लाओ, उसने कहा, पर धीरे। उसे समझा देना कि आवाज ऊंची नहीं होगी। और फिर नताली कमरे में आई। उसके बाल बिखरे थे। मेकअप की परत टूट चुकी थी। आंखें लाल थीं। महंगी कोट अब भी था, पर आज वो कोट उसे क्लास नहीं दे रहा था। आज वो सिर्फ बोझ लग रहा था। नताली की सांस तेज थी, जैसे वो भागकर आई हो। वो कमरे में कदम रखते ही ठिठक गई, क्योंकि उसने रोज को देखा, गर्म कपड़े में, कंबल में, लेकिन चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। माँ! नताली की आवाज बहुत छोटी हो गई। रोज ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ चोट थी, और चोट का वजन कभी कभी गुस्से से ज्यादा भारी होता है। नताली आगे बढ़ी, पर फिर रुक गई, जैसे उसे डर हो कि माँ उसे फिर से देखेगी तो वो अपने ही की पर गिर पड़ेगी। माँ, मुझे मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, उसने कहा। मैं पागल हो गई थी। मैं मैंने उसकी आवाज टूट गई। थियोडोर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मिस थॉम्पसन, ये आपका मंच नहीं है, ये आपकी माँ का पल है। अगर आप कुछ कहेंगी तो सिर्फ सच और सिर्फ जिम्मेदारी। नताली ने सिर हिलाया। उसने अपनी सांस संभाली, फिर रोज की तरफ देखा। माँ, उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हें अकेला किया, और मैं खुद से नफरत कर रही हूं। रोज ने बहुत धीमे कहा, नफरत से कुछ ठीक नहीं होता नताली। नफरत ने ही तो तुम्हें आज यहां पहुंचाया। नताली के होंठ कांपने लगे। मैं डर गई थी, उसने कहा। मैंने अपनी जिंदगी इतनी मेहनत से बनाई, और मुझे लगा कि अगर लोग जान गए कि तुम। रोज ने बीच में कहा, कि मैं गरीब हूं? नताली ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, उसने कहा, और पहली बार वो शब्द उसके मुंह से शर्म नहीं, स्वीकार बनकर निकला। मैं शर्मिंदा थी। मैं मैं खुद को बड़ा दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे इज्जत दें, मुझे अपनाएं, और मुझे लगा कि तुम्हें छुपाना पड़ेगा। रोज ने उसे देखते हुए कहा। और तुम्हें क्या मिला? नताली ने रोते हुए कहा। खालीपन। और आज रात डर, जब मुझे कॉल आया कि तुम पार्क में। उसका शरीर कांप गया। माँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। रोज की आंखें गीली हो गईं। तुमने आज शाम यही कहा था कि काश मैं गायब हो जाऊं, रोज ने शांत स्वर में कहा। और फिर आज रात तुम डर गई कि मैं गायब हो रही हूं। नताली ने सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा था, उसने स्वीकार किया। और वो सबसे घटिया बात थी जो मैंने कभी कही है। माँ, मैं मैं नहीं जानती कैसे इतना गिर गई। रोज ने एक पल चुप रहकर कहा, क्योंकि तुमने लोग क्या कहेंगे को मैं क्या हूं से बड़ा बना लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नर्स भी पीछे हट गई, जैसे कोई भी इस सच में दखल नहीं देना चाहता था। नताली ने धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ा और अचानक रोज के सामने बैठ गई। कुर्सी पर नहीं, जमीन पर, जैसे वो खुद को बराबरी से भी नीचे रखना चाहती हो। माँ, उसने कहा, मैं तुमसे बस एक मौका मांग रही हूं। मैं सच बोल दूंगी। मैं क्रिस्टोफर को सब बता दूंगी। मैं मैं लोगों के सामने भी कह दूंगी कि तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। रोज का दिल हिल गया। यही तो वो चाहती थी, कभी। पर आज, इस पल, रोज को सिर्फ वादे नहीं चाहिए थे। उसे अपनी इज्जत चाहिए थी। उसे अपना स्थान चाहिए था। वो फिर से वही माँ नहीं बनना चाहती थी जो हर बार बेटी की गलती को ठीक है कहकर चुप कर देती है। रोज ने बहुत साफ कहा, मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर नहीं रहूंगी नताली। मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट बनकर भी नहीं रहूंगी।
अगर तुम मुझे अपनाओगी तो माँ की तरह, और अगर तुम मुझे अपनाओगी तो अपने सच की तरह। नताली ने ऊपर देखा। मैं समझ रही हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें छुपाऊंगी नहीं। मैं तुम्हें शर्म नहीं बनाऊंगी। थियोडोर ने पहली बार हल्की सी राहत की सांस ली, पर वो अभी भी गंभीर था। और आपके मंगेतर? उसने पूछा। वो वहीं है? नताली की आंखों में डर आया। हाँ, उसने कहा। उससे कॉल मिला था, उसने पूछा। और मैं झूठ नहीं बोल पाई। मैंने बस कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकती। वो गुस्सा है। शायद सब खत्म हो जाए। रोज ने उस पल एक बात महसूस की। उसकी बेटी आज पहली बार सच के सामने खड़ी है। और सच की कीमत हमेशा होती है, पर यह कीमत जरूरी भी होती है, क्योंकि बिना कीमत के इंसान सीखता नहीं, सिर्फ चालाक बनता है। रोज ने शांत स्वर में कहा। अगर वो सच सुनकर चला जाता है तो शायद वो सिर्फ इमेज से प्यार करता था, तुमसे नहीं। नताली ने रोते हुए कहा। पर मैं भी तो इमेज से प्यार कर रही थी माँ। मैं खुद से भी। रोज ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर इस बार ठंड से नहीं। उसने नताली के सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श बहुत छोटा था, पर उसमें एक सीमा भी थी, और एक दया भी। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, रोज ने कहा। पर तुम ये मत समझना कि माफी का मतलब सब पहले जैसा हो जाएगा। अब नियम बदलेंगे। अब तुम्हें मुझे माँ की तरह मान देना होगा, और मुझे भी खुद को इंसान की तरह बचाना होगा। नताली ने सिर हिलाया, जैसे उसने कोई पवित्र बात सुन ली हो। मैं तैयार हूं, उसने कहा। मैं सच बोलूंगी। मैं सुधार करूंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। थियोडोर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। मिस थॉम्पसन, अगर आप सच में सुधार चाहती हैं, तो पहला कदम अभी उठाइए। क्या? नताली ने पूछा। थियोडोर ने कहा। अपने मंगेतर को कॉल कीजिए। अभी। यहीं। और सच बोलिए, बिना सजावट के, बिना बचाव के। नताली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रोज ने उसे देखा। करो, रोज ने कहा। क्योंकि सच बोलने का सही समय यही है। बाद में सच भी बहाना बन जाता है। नताली ने कांपते हाथों से फोन निकाला। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर फिसलीं। एक नाम, क्रिस्टोफर। उसने कॉल लगाया। घंटी गई। 1, 2, 3, और फिर आवाज आई। नताली, तुम कहाँ हो? ये सब क्या है? नताली ने आंखें बंद की। क्रिस्टोफर, उसने कहा। मुझे तुमसे सच बोलना है। मैंने तुम्हें झूठ बताया था। फोन पर सन्नाटा। किस बारे में? पुरुष की आवाज खड़ी थी। नताली ने गहरी सांस ली। मेरे माता पिता के बारे में। मेरी माँ जिंदा है। और आज आज मैं उन्हें अकेला छोड़ आई। और वो पार्क में ठंड से उसका गला भर आया। मैंने बहुत गलत किया। मैं शर्मिंदा हूं, और मैं अब झूठ नहीं बोलना चाहती। फोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज आई, ठंडी। तुमने कहा था तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। तुमने मुझे महीनों तक झूठ बोला। और तुमने अपनी माँ को क्रिसमस की रात अकेला छोड़ दिया? नताली ने रोते हुए कहा। हाँ, और मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। अगर तुम जाना चाहो, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन मैं आज सच चुन रही हूं। फोन पर एक लंबी सांस की आवाज आई। फिर पुरुष ने कहा, मैं अभी नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मैं गुस्से में हूं। लेकिन तुम सच बोल रही हो। ये पहली बार है जब मुझे लगता है कि तुम हिम्मत दिखा रही हो। मैं कल बात करूंगा। अभी तुम अपनी माँ के साथ रहो। कॉल कट हो गई। नताली की आंखें फैल गईं। उसने उसने कहा, कल। रोज ने बस इतना कहा। कम से कम अब तुम्हारी जिंदगी सच पर शुरू होगी। कमरे में एक अलग तरह की शांति आ गई, जैसे तूफान गुजरकर हवा साफ कर देता है। नताली धीरे से उठी, और इस बार उसने रोज के सामने अपने हाथ जोड़े नहीं। उसने बस रोज के हाथ पकड़े, सावधानी से, सम्मान से। माँ, उसने कहा, मैं तुम्हें घर ले चलूं? रोज ने पहली बार अपना सिर हिलाया। ना में नहीं, पर सीधे हाँ में भी नहीं। आज रात नहीं, उसने कहा। आज रात मैं आराम चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने भीतर बैठकर सोचो, तुम्हें किस चीज की भूख थी? इज्जत की, प्यार की, या सिर्फ तालियों की? नताली ने हाँ में सिर हिलाया। मैं सोचूंगी। थियोडोर ने हल्का सा खांस कर ध्यान खींचा। रोज, उसने कहा, अब आपकी जिंदगी के लिए एक व्यवस्था करनी है, ताकि आप फिर कभी किसी के मूड, किसी के फैसले, या किसी के घर की मेहरबानी पर निर्भर न रहें। रोज ने घबरा कर कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती।
थियोडोर ने तुरंत कहा, आप बोझ नहीं बनेंगी, आप स्वतंत्र होंगी। उसने अपने वकील को फोन किया और कुछ मिनटों में एक वीडियो कॉल पर एक महिला जुड़ी, साफ सुथरे कपड़े, शांत चेहरा। थियोडोर ने सीधे शब्दों में कहा, आज की तारीख में रोज थॉम्पसन के नाम एक ट्रस्ट सेट करना है, और ये सिर्फ कागजी नहीं, तुरंत लागू होना चाहिए। मेडिकल, रहने का, हर खर्च, कोई रुकावट नहीं। रोज की आंखें फिर फैल गईं। ये बहुत। थियोडोर ने उसकी बात काट दी, लेकिन इस बार बेहद नरमी से। ये बहुत नहीं है, ये उस दुनिया का थोड़ा सा सुधार है जो अक्सर अच्छे लोगों से सब कुछ ले लेती है। फिर उसने रोज की तरफ देखा और कहा, मेरे शहर के बाहर एक घर है, छोटा नहीं पर खाली। वहां धूप आती है, एक बगीचा है, और एक कमरा ऐसा है जहां सुबह की चाय सबसे अच्छी लगती है। मैं चाहता हूं आप वहां रहें, अपना घर समझकर, किसी की मेहमान बनकर नहीं। रोज की आंखों में पानी आ गया। क्यों? उसने पूछा। आप मुझे जानते भी नहीं। थियोडोर ने बहुत ईमानदारी से कहा, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को परखा और मैं हार रहा था। फिर आप मिली और मैं जीत गया। आप मेरे लिए किसी सौदे का हिस्सा नहीं। आप एक याद दिलाने वाली चीज हैं कि दुनिया अभी भी बच सकती है। रोज कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस अपने हाथों को देख लिया, और उसे पहली बार लगा कि ये हाथ शर्म नहीं, सम्मान है। नताली ने धीमे से कहा, माँ, मैं भी मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ उस घर में कुछ दिन, ताकि मैं तुम्हें। रोज ने उसकी तरफ देखा और एक नई तरह की दृढ़ता से कहा, तुम आ सकती हो, पर सीखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए नहीं। और अगर तुम सच में बदल रही हो तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा, माँ का प्यार मुफ्त है, पर माँ का सम्मान कमाना पड़ता है। नताली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, दुख के साथ। मैं कमाऊंगी, उसने कहा, मैं सच में कमाऊंगी। उस रात का बाकी समय सादा था। कोई फिल्मी गाना नहीं बजा, कोई तमाशा नहीं हुआ। बस 3 इंसान, एक माँ, एक बेटी, और एक आदमी जिसने बहुत पैसा देखा था पर पहली बार इंसानियत को असली खजाना माना था, एक कमरे में बैठे रहे। नर्सों ने रोज का ध्यान रखा। नताली ने बार बार माफी नहीं मांगी, क्योंकि रोज ने उसे संकेत दे दिया था कि माफी शब्दों से नहीं, हर दिन के व्यवहार से साबित होती है। सुबह होने से पहले थियोडोर ने व्यवस्था कर दी। रोज को एक आरामदायक गेस्ट स्वीट में शिफ्ट किया गया, क्लिनिक की ही बिल्डिंग में, जहां खिड़की से शहर की लाइट्स दूर दूर चमक रही थीं। नताली उसी कमरे के बाहर बैठी रही, जैसे पहरा दे रही हो, पर इस बार दिखावे के लिए नहीं, डर के लिए नहीं, सच्चे एहसास के लिए। रोज ने बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कीं। उसके कानों में अब भी नताली का माँ गूंज रहा था। ये माँ पहले जैसा नहीं था, ये माँ टूट कर निकला था। और जब कोई चीज टूटकर निकलती है तो उसमें सच होता है। थियोडोर दरवाजे के पास खड़ा था। उसने रोज से कहा, कल से नई शुरुआत, लेकिन आप आज ही एक बात तय कर लें, आपकी जिंदगी अब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होगी। रोज ने उसकी तरफ देखा। मैं कोशिश करूंगी, उसने कहा। मैंने पूरी जिंदगी देने में बिताई, अब शायद बचना सीखना होगा। थियोडोर ने सिर हिलाया। और देना भी, मगर अपनी सीमा के साथ, उसने कहा। रोज ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ नहीं गिर रही थी अब, बस ठंडी हवा थी, पर उतनी निर्दयी नहीं। उसे लगा जैसे रात ने आखिरकार उसे छोड़ दिया हो। उसने धीमे से कहा, टॉम, अगर तुम होते तो तुम कहते, पेड़ नहीं भागते, जो ठहर जाता है वही समझता है। और इस बार रोज भागी नहीं। उसने ठहर कर अपनी जिंदगी को देखा, और उसने समझा कि उसका सबसे बड़ा गिफ्ट पैसा नहीं, माफी नहीं, उसका सबसे बड़ा गिफ्ट था उसकी अपनी इज्जत, जिसे वो अब खोने नहीं देगी। अगली सुबह जब सूरज निकला, रोज ने पहली बार लंबे समय बाद बिना डर के सांस ली। नताली उसके पास आई, उसके लिए चाय लाई, और बस धीरे से कहा, माँ, आज से मैं तुम्हें छुपाऊंगी नहीं, आज से मैं तुम्हें अपनाऊंगी। रोज ने चाय का कप लिया। शब्द अच्छे हैं, उसने कहा, अब काम दिखाना। नताली ने हाँ में सिर हिलाया, और उस हाँ में इस बार बचाव नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। और कहीं दूर एक आदमी, थियोडोर, अपने जीवन की सबसे बड़ी टेस्ट में पास हो चुका था।
क्योंकि उस रात उसे समझ आया था कि दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा इंसानियत हो। अगर आपको ये कहानी छू गई, तो इसे अपने किसी दोस्त, अपने परिवार या खासकर अपने माता-पिता के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें हम सबसे ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। और कमेंट में बताइए, अगर आपके सामने कोई अपना या कोई अजनबी मदद मांगता और आपके पास बहुत कम होता, तो क्या आप फिर भी मदद करते? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार हम एक ऐसी कहानी लाएंगे जो आपको अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी।